हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों आज कंप्लीटली बात करेंगे दूसरे पार्ट के अंदर ट्राइडेंट और आलोक इंडस्ट्री के बीच में अपन कंपैरिजन कर रहे थे और उस वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर अपने ट्राइडेंट ग्रुप का पूरा कंप्लीटली चीजें देखी थी। आज अपन बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में। आलोक इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा पूछा गया मेरे डाउट्स में क्वेश्चन था कि सर आलोक इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाओ, ये क्यों रोज अपर सर्किट लग रहा है इसके अंदर और कब तक कहां तक ये जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे के लाल बटन पे दबा के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे इसी टाइप के एनालिसिस मेरे आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री का चार्ट। मैं दोस्तों 10 ईयर का चार्ट लेके आया हूं और 10 ईयर से ही आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा इस इंडस्ट्री के साथ क्या हुआ था, क्या थी ये इंडस्ट्री और कैसे इसका डाउनफॉल हुआ। जो 2007 के अंदर इसका स्टॉक 100 रुपए से ऊपर था, वो स्टॉक इतनी सालों के अंदर गिरता 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 2 रुपए पे कैसे आ गया और आज उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो वापस से 55 रुपीज तक चला गया। डेली इसके ऊपर अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो आलोक इंडस्ट्री है उसका मेजर बिजनेस क्या है। दोस्तों इसका जो मेजर बिजनेस है, मेजर इसकी सेल्स जो रेवेन्यू आता है वो आता है टेक्सटाइल फैब्रिक से। टेक्सटाइल फैब्रिक इसका मेन बिजनेस है, उससे इसका लगभग 95% यहाँ की टोटल सेल्स है वो यहाँ पे आती है। दूसरी चीज दोस्तों इसकी कुछ स्टोर्स हैं जिनके ऊपर इसने काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। स्टोर्स का नाम है आलोक H&A लिमिटेड, जो इसके टोटल 250 इंडिया ओवरसीज इंडिया के अंदर 250 इसके स्टोर्स हैं जिनका नाम है H&A आलोक H&A लिमिटेड, जिसके नाम से यहाँ पे 250 इसके स्टोर्स हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे इसके जो आलोक के बाहर की कंट्रीज के अंदर 210 स्टोर उसने और खोले थे। दोस्तों अब अपन चलते हैं कि ये जो स्टॉक है इस स्टॉक को यहां तक आने में 2 रुपए में 100 रुपए से 2 रुपए के आने के सफर के लिए आपको सबसे पहले मैं ले चलता हूं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां पे अपन देखेंगे इसके अंदर क्या क्या इसकी बैलेंस शीट देखेंगे, वहां से पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हुआ। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे अपन सबसे पहले जिस चीज पे नजर डालेंगे वो है इसकी बोरोविंग्स। आप बोरोविंग्स को देखोगे, जो इसकी बोरोविंग्स है आलोक इंडस्ट्रीज की वो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हुई है। ईयर बाय ईयर बेसिस पे आप देखोगे तो 2007 से लगातार ये इंक्रीज हुई है यहाँ तक 2018 तक, और 2019 में भी कुछ ज्यादा कम नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो इसकी टोटल बोरोविंग्स है ये एंड तक जब तक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पूरी नहीं हुई तब तक 24,000 करोड़ तक दोस्तों ये पहुंच गई है। अब एक दूसरी चीज के ऊपर आपका नजर मैं आपकी डालना चाहूंगा वो है इसके सेल्स पे। जो इसकी सेल्स है वो अपन बात करेंगे 2017 को। 2015 के बाद में इसकी जो नेट सेल्स है तब तक तो इसकी सेल्स बढ़ी, उसके बाद में इसके अंदर ड्रॉप डाउन आना शुरू हो गया और 2017 के अंदर जो डोमेस्टिक प्लेयर थे वो काफी ज्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से जो इनके प्लान्स थे वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए और इनकी जो नेट सेल्स है वो यहाँ पे डिक्रीज हो गई। नेट सेल्स डिक्रीज होते ही 2017 में यहाँ SBI चला गया अपने कोर्ट में, नेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट में, कि ये हमारा ये जो है ये पैसे नहीं चुका पा रहा है। उसका रीजन दोस्तों क्या था आप खुद सोचिए, जिसकी जो बोरोविंग्स है वो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती जा रही है और जिसकी सेल्स है वो कम होती जा रही है। और यहाँ पे आप एक चीज और देखना, यहाँ पे जो इंटरेस्ट अमाउंट है, जो ब्याज लग रहा है कंपनी के ऊपर, वो ब्याज भी यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको इंक्रीज होता हुआ दिखा और यहाँ पे ये रुकने का नाम नहीं लिया। अब 2017 की मैं बात करूं तो यहाँ पे ब्याज था 3200 करोड़ यहाँ पे लगभग ब्याज था और यहाँ पे जो प्रॉफिट जो सेल्स थी वो थी 8100 करोड़। लेकिन आप बोलो, अब यहाँ पे आप बोलोगे ये तो सर हो सकता है, ऐसा तो इजीली पॉसिबल है कि इतनी ज्यादा सेल्स है तो यहाँ पे ये आराम से इसको ब्याज को चुका सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जो इसका
ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है दोस्तों जो इसकी सेल्स होती है उसमें से जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं इनके उनको माइनस कर देते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो इसको इससे माइनस कर दिया तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया वो देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। यहाँ पे आ गया माइनस के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट -1800 करोड़ के अराउंड यहाँ पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे ये ब्याज कहां से चुकाती, तो ये अपने जो इंटरेस्ट है बैंक का जो इंटरेस्ट है उससे डिफॉल्ट कर गई। प्रिंसिपल अमाउंट तो अलग बात, ये अपने इंटरेस्ट भी यहाँ पे चुकाने के लायक नहीं बची कंपनी। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर जो सारी डाउनफॉल आना शुरू हुआ, इसने अपना इतना ओवर एक्सपेंशन किया जिसकी वजह से ये दिक्कत यहाँ पे इस कंपनी के अंदर आई। तो दोस्तों ये सब इसके अंदर हुआ और ये सब होने के बाद होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई कंपनी एकदम से डूबने वाली होती है या फिर वो डूब जाती है तो वहां की सबसे बड़ी इंडिकेशन, आप जिंदगी भर ये चीज याद रखना, सबसे बड़ी इंडिकेशन वो होती है कि उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उसके प्रमोटर्स होते हैं, वो उसको स्टॉक को छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं। और वही इसके साथ हुआ। इसका जो पब्लिक का स्टॉक है वो 93% तक यहाँ पे पहुंच गया था और प्रमोटर्स का स्टॉक ओनली 6% यहाँ पे बचा था। तो ये हुआ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। ये अभी का नहीं है, ये उससे पहले का है जब रिलायंस ने इसके ऊपर एक्विजिशन नहीं किया था। अब बात करते हैं हुआ क्या हुआ दोस्तों, ये कि जो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कैसे ये कोर्ट में गई, एसबीआई ने कैसे इसको कोर्ट में ले गई, क्योंकि ये लोन डिफॉल्ट कर गई थी। अब कोर्ट में जाने के पास दो जो कोर्ट इनका अलग ही होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उस कोर्ट में जाने के बाद दोस्तों हुआ क्या कि वहां पे जो आलोक इंडस्ट्री है, आलोक इंडस्ट्री को बेचने के दो ही रास्ते बचे। एक तो उसके जो सारे के सारे एसेट्स होते हैं उनको बेच दो और उससे जो रेवेन्यू आए, जो उससे कमाई हो, जो उससे पैसे आए, वो उन बैंकों के जो 30,000 करोड़ रुपए उन्होंने ले रखे थे उसमें से पार्शियली जितना भी बन पाता है वो दे दे। पहला तो चीज ये होती है। दूसरी चीज दोस्तों ये होती है कि यहाँ पे जो उस कंपनी के एसेट्स हैं वो कोई लेने को तैयार हो, कोई दूसरा बंदा, तीसरा बंदा उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो इसके अंदर हुआ दूसरी वाली रीजन हुआ तो यहाँ पे अंबानी जी ने और जेम फाइनेंशियल दोनों ने मिलके यहाँ पे इसको खरीदने की सोची। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पेज यहीं पे आता है दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा पेज आता है। आप इसको ध्यान से समझिए इस चीज को, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर अपर सर्किट क्यों लग रहे हैं। आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो इन दोनों कंपनीज हैं, रिलायंस की कंपनी और दूसरी जेम फाइनेंशियल, इन्होंने मिलके 5,000 करोड़ के अराउंड ये डील कंप्लीट की। 5,050 करोड़ है तो वो अराउंड 5,000 करोड़ मान सकते हैं अपन, उसके अराउंड इन्होंने ये डील यहाँ पे फाइनलाइज हुई। उस डील के अंदर इनको मिला एक तो पूरा का पूरा आलोक इंडस्ट्री का एसेट्स और ऊपर से 250 करोड़ इन्होंने अलग से इनके लगभग 88 करोड़ प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर के अलग से देने पड़े 250 करोड़ रुपीज रिलायंस को। उसके अंदर इस कंपनी को मिले लगभग 32, मैं एकदम एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूं, 32 से 33 इसको परसेंट प्रेफरेंशियल शेयर मिले। अगर इन प्रेफरेंशियल शेयर, समझने की कोशिश करना यहाँ पे, अगर इन प्रेफरेंशियल शेयर को आज के टाइम पे अगर इनको इक्विटी शेयर जो अपन खरीदते हैं, इक्विटी शेयर जो मार्केट के अंदर, अगर उनको चेंज किया जाए तो यही प्रेफरेंशियल शेयर 70% के अराउंड पहुंच जाते हैं। तो जो अराउंड जो बाकी बचे हुए हैं वो इक्विटी शेयर बचेंगे और बाकी सारे के सारे जो स्टॉक हैं वो 70% यहाँ पे रिलायंस की हिस्सेदारी बन जाएगी। यहाँ पे अगर इनको प्रेफरेंशियल शेयर को इक्विटी शेयर, मार्केट शेयर में बदला जाता है तो ये आपको यहाँ पे झोल समझ में आ गया। अब आपको सबसे बड़ा आपको चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, जो यहाँ पे इन्होंने 5,050 करोड़ 100 करोड़ के अंदर ये जो कंपनी इन्होंने खरीदी है, 100 करोड़ के अंदर जो कंपनी खरीदी है उसके अंदर इसके जो एसेट्स है ये देखिए आप। इसके जो आपको बोलूंगा मैं इस कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है, सबसे लास्ट रो देखिए, वो आप देखोगे 2019 के अंदर, सितंबर 2019 के अंदर देखिए 14,014
1000 करोड़ के तो इसके पास एसेट्स ही थे, फिक्स एसेट्स। उसके अंदर उसकी लैंड्स भी आती है, उसके अंदर उसकी बिल्डिंग्स भी आती है और बाकी सारे स्टोर्स और इस टाइप के जो मार्केट रेट पे उस टाइम पे अगर देखा जाए। और ये हमेशा प्राइस थोड़ी सी लो पे ही लगाई जाती है, एक्यूरेट प्राइस नहीं होती है ये। आप क्योंकि ये गवर्नमेंट का मामला होता है, यहाँ पे ये प्राइस टैक्स और इन सारी चीजों से बचने के लिए थोड़ी कम ही लगाई जाती है। तो इतने तो इसके एसेट्स थे जिसके ऊपर इनको 100 करोड़ के अंदर ये कंपनी मिल गई। तो आप देख सकते हो कितने कम पैसे के अंदर कितनी ज्यादा इनको वैल्यूएशन यहां पे मिल गई। और बैंक्स को क्या मिला? बैंक्स को कुछ भी नहीं मिला। बैंक्स को मिला 30,000 करोड़ का जो लोन था, उसमें से ओनली 5,000 करोड़ मिले और 5,000 करोड़ भी नहीं मिले। ये चीज इंटरेस्टिंग है। यहां पे इन्होंने 5,000 करोड़ थे उसमें से 4,500 करोड़ अभी भी लोन से अंबानी भाई साहब ने और जेएम फाइनेंशियल ने मिलके वो 4,500 करोड़ तो अभी भी लोन से ही लिए हैं। ओनली इन्होंने कितने 500 करोड़ यहां पे पे किए हैं इनिशियली। इन्होंने इतने ही पैसे इनिशियली यहां पे पे किए हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आलोक इंडस्ट्री के बारे में, इसके अंदर हुआ क्या, कैसे इन्होंने यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी जिसका फिक्स एसेट्स थे काफी अच्छे खासे, उसको इन्होंने कम प्राइस में इनको मिल गई, जिसकी वजह से आज इसके अंदर अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। दोस्तों मेन रीजन तो यही था। दूसरी बातें अपन कुछ चीजें और देख लेते हैं इसके अंदर। दूसरी चीजें मैं बात करूंगा तो जो 85% रुपीज हैं, जो बैंक्स के 85% रुपीज हैं, वो तो डूब गए बिल्कुल, वो तो वापस आए ही नहीं। ओनली 5,000 करोड़ ही आए हैं, 5,000 करोड़ आए हैं और उनमें से बाकी जो 25,000 करोड़ हैं वो नहीं आ पाए, जिसकी वजह से ये कंपनी है ये बैंक्स को तो लॉस दे गई और एक जो फर्म है उसको काफी अच्छा खासा यहाँ पे फायदा दे गई। क्योंकि जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू आप देखोगे जो 2 रुपीज का 1 रुपीज के अंदर और 2 रुपए का प्रीमियम 3 रुपए पे इनका प्रेफरेंशियल स्टॉक यहाँ पे रिलायंस के पास पड़ा 250 करोड़ में। तो उसमें इनके 70% हिस्सेदारी आ गई और इसके सारे के सारे एसेट्स आ गए। तो आप ये चीज आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे यहाँ पे जो इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसके अंदर किसने किसका साथ दिया, इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। अपन को ये देखना चाहिए जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो बहुत अच्छी थी और इनको लो प्राइस में ये कंपनी मिल गई, जिसकी वजह से आज इसके अंदर लोग इंटरेस्टेड हैं। और दूसरी चीज जो ये कंपनी है ये अभी जो पीपीई किट मैन्युफैक्चरिंग है, जो पीपीई किट मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर अच्छा खासा यहाँ पे जो बहुत ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन कर रही है, जिसकी वजह से जो ये कंपनी है इसका आने वाले क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफी अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी है। और जो मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई थी उसमें से वो लोन 25,000 करोड़ तो ऑलरेडी वाइप आउट। तो अब जो इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो ओनली 4,500 करोड़ है उसके ऊपर लगेगा, उतना ही इंटरेस्ट आएगा। तो कंपनी का ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और जिसकी वजह से ये कंपनी के अंदर लोग इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं और सारे लोग यही मेन रीजन है जिसकी वजह से इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। आगे आने वाले टाइम में जब इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे आएंगे, क्योंकि जो सेल्स है उसके अंदर इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है। इफेक्ट पड़ा है इसका टोटल जो बोरोइंग है वो कम हो गई है और जो उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट है वो भी कम हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप बोलोगे कि सर इसका तो आगे जाने वाले टाइम में क्या टारगेट हो सकता है। मैं ये फिक्स नहीं करता क्या टारगेट हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में ये जरूर है कि ये जो 2007 का इसका जो लेवल था उसको एक रोज जरूर कर जाएगा, क्योंकि इस जो कंपनी है इसके अंदर जो वैल्यूएशन है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है। इन सारी चीजों को अपन अगर एनालिसिस, अब दोस्तों यहां पे आपको मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको टूट पड़ो, इसको बाई कर लो, ये सारी चीजें। मेरा मतलब था इसका एनालिसिस करना, आपको सच से वाकिफ करना कि इस कंपनी की वैल्यू तो सच में है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। इसके फिक्स एसेट ही 14,000 करोड़ के अराउंड है और इतने कम में इनको ये कंपनी मिल गई। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये कंपनी इनको अच्छी खासी कम प्राइस में मिली है। तो दोस्तों ये पूरा एनालिसिस था आलोक इंडस्ट्री के बारे में। आपको एनालिसिस कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट में बताएं, और किसी और कंपनी के बारे में आपको एनालिसिस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करें, और आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।